हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के सेशंस में। हमने ऑलरेडी 2 चैप्टर्स खत्म किए हुए हैं। मैं आपसे रेकमेंड करूंगा कि पहले आप जाकर वो 2 चैप्टर्स देखें ताकि आप भी उस टाइमलाइन को फॉलो कर सकें जिस टाइमलाइन को हम फॉलो कर रहे हैं। हमने पिछले द सेकेंड चैप्टर में द राजपूत्स के बारे में बात किया। हमने बात किया कि किस तरीके से आज का जो गुजरात का मालवा एरिया है, राजस्थान का एरिया है, या फिर सेंट्रल इंडिया का जो एरिया था मध्य प्रदेश का, वहाँ पर राजपूत डायनास्टी जैसे कि सोलंकी, चौहान्स वगैरह रूल कर रहे थे। आज के हम इस चैप्टर में साउथ के जो है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डायनेस्टीज द चोलास के बारे में बात करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस लिए चोलास को जो है आज भी वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डायनेस्टीज कहा जाता है। जैसा कि आप ये मैप देख सकते हैं, ये दरअसल चोला डायनेस्टी का वन ऑफ द पीक एम्पायर स्टेजेस जब वो था उस ज़माने का था। आप देख सकते हैं कि ट्रेड रूट जो था वो चाइना तक पहुंच रहा है और फिर इनका इन्फ्लुएंस जो है यहाँ पर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ पर भी ज़्यादा है और सीलोन जिसे श्रीलंका कहते हैं वो भी इनके रूल के अंडर था। ये दरअसल राजेंद्र चोला द फर्स्ट के ज़माने का है। हम आगे के स्लाइड्स में इसके बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना जानिए कि उनका इन्फ्लुएंस बहुत ही वास्ट हुआ करता था। तो आइए चोलास के बारे में पढ़ते हैं। द माइटी चोलास। देखिए, इससे पहले कि हम आगे जाएं, आप यहाँ पर थोड़ा सा टाइम फ्रेम देख सकते हैं कि यहाँ पर 3rd सेंचुरी BCE से लेकर जो है 12th सेंचुरी AD तक इनका कार्यकाल दिया जा रहा है, इनका टाइम फ्रेम दिया जा रहा है। लेकिन हिस्टोरियंस जो है वो चोलास को 3 फेजेस में बांटते हैं। सबसे पहले अर्ली चोलास, दूसरे जो है वो इंपीरियल चोलास और तीसरे जो है वो लेटर चोलास। दरअसल अर्ली चोलास जो थे वो ज़्यादातर फ्यूडेटरीज थे, छोटे छोटे राजाएं थे जिनके बारे में हमें संगम लिटरेचर के बारे में पता चलता है। संगम लिटरेचर के बारे में हमने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। मैं आपसे रेकमेंड करूंगा कि आप जाकर वो सेशंस भी देख लें। इंपीरियल चोला जो कि आज के हमारे सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा टेरिटोरियल एक्सटेंट और जेनिथ इस चोलास का अगर पहुंचा है तो वो इंपीरियल चोलास में पहुंचा है और डिक्लाइन अगर चोला डायनेस्टी का शुरू होता है तो वो लेटर चोला के डायनेस्टी में होता है। यानी कि 3rd सेंचुरी BC से लेकर 12th सेंचुरी AD तक जो है इनका टाइम फ्रेम बटा हुआ है, यानी कि फ्लक्चुएट होता था। ज़्यादातर उस जमाने में रूल करने वाले किंग पर डिपेंड करता था कि टेरिटोरियल एक्सटेंट कितना बढ़ जाता है। तो आइए माइटी चोलास के बारे में पढ़ते हैं। The early Cholas existed from as early as 3rd century AD and they find reference in both Sangam literature and Ashokan edits। तो अशोका ने जो एडिट्स लिखवाए हुए थे पूरे हिंदुस्तान में, जो अलग अलग जगहों में जो स्टोन्स पर एडिट्स लिखवाए हुए थे, वहाँ पर भी माइटी चोलास के बारे में, अर्ली चोलास, कुलतुंगा जैसे रूलर के बारे में बात किया जाता है। संगम लिटरेचर में जाहिर सी बात थी, जब वो चोला, चेरा, पांड्या 3 डायनेस्टीज जो थे वो साउथ इंडिया को रूल करते थे, तो चोलास का रेफरेंस हमें वहाँ पर भी मिलता है। तो 3rd सेंचुरी AD से हमें चोलास का रेफरेंस मिलना शुरू होता है। It was in medieval era the decline of Pallavas in the 9th century created a political vacuum which was filled by Cholas। हमने पल्लवास के बारे में एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। मैं फिर से रेकमेंड करूंगा कि आप जाकर वो वीडियोस भी देखें। तो पल्लवास के डिक्लाइन के बाद ही चोलास जो थे वो एक इंपीरियल फेज में आते हैं। तो दरअसल 9th सेंचुरी AD से जो है चोलास का इंपीरियल एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज शुरू होता है। प्रांतका चोला द फर्स्ट 907 to 955 AD वॉज द फर्स्ट इंपीरियल चोला। तो इनसे पहले भी कई छोटे बड़े रूलर्स आए हुए थे, लेकिन सही तौर पर इंपीरियल फेज जो चोला का स्टार्ट होता है वो प्रांतका चोला से ही स्टार्ट होता है। लेकिन ये फाउंडर नहीं है, फाउंडर जो है वो विजयालया चोला है। विजयालया चोला 846 to 907 AD वॉज अ वैसल ऑफ पल्लवास। हमने देखा कि पल्लवास में फ्यूडलिस्टिक लैंड सेट हुआ करता था। तो विजयालया चोला जो थे वो एक फ्यूडल लॉर्ड थे, पल्लवा के ज़माने में एक वैसल थे चोला डायनेस्टी के। He captured Tanjore from Pandyans and made it capital of Cholas। तो इन्होंने पांड्यंस को भी हराया हुआ है और पल्लवास के ये वेसल हुआ करते थे। आदित्य द फर्स्ट एक्सटेंडेड द वर्क ऑफ विजयालया बाय ऑक्युपाइंग द टेरिटरीज फ्रॉम पल्लवास। तो आदित्य फर्स्ट जो थे वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थे क्योंकि इन्हीं को सक्सीड करने वाले प्रांत का चोला थे, यानी कि विजयालया और आदित्य द फर्स्ट जिन्होंने टेरिटोरियल एक्सटेंड किया हुआ था उसे एक्सपैंड करने वाले प्रांत का चोला थे और एक सुजारनिटी को जो है अनाउंस करने वाले प्रांत का चोला थे। आइए चोला राज्य के चंद इंपॉर्टेंट राजाओं के बारे में बात करते हैं। हमने पिछले स्लाइड में प्रांता का चोला फर्स्ट के बारे में बात किया था। तो 955 AD के आते आते उन्होंने चंद टेरिटरीज जो है वो हार चुके थे, यानी कि वो वीक हुए थे। तो 955 से लेकर 985 AD तक एक थोड़े बहुत वीक चेन ऑफ सक्सेसर्स थे। तो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टू सक्सीड इन 985 AD वॉज राजा चोला द फर्स्ट। आइए द फर्स्ट ग्रेटेस्ट किंग ऑफ चोला के बारे में बात करते हैं। ही इज रिमेंबर्ड फॉर रीइंस्टेटिंग द चोला पावर एंड इंश्योरिंग इट्स सुप्रीमेसी इन साउथ इंडिया एंड इंडियन ओशन। तो दरअसल नेवल एक्सपेडिशंस जो थे वो सबसे ज़्यादा इन्हीं के ज़माने में स्ट्रेंथन किए गए थे। फर्दर इसी नेवल एक्सपेडिशंस का इस्तेमाल करके साउथ एशिया तक इनके बेटे राजेंद्र चोला जो है वो पहुंचते हैं। हम आगे के स्लाइड में उनके बारे में बात करेंगे।
His territorial extent included the Cheras, Pandyans and northern Sri Lanka along with Lakshadweep and Maldives Islands in the Indian Ocean. तो नेवल एक्सपेडिशंस को इन्होंने बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लिया हुआ था। तो चेरास पांड्यास जो कि उस वक्त के साउथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज थे, इन्होंने इन्हें भी सबड्यू किया हुआ था और नॉर्थर्न श्रीलंका यानी कि उस ज़माने का सीलोन जो था उसके चंद हिस्से भी इन्होंने ऑक्यूपाई किए हुए थे। ही ऑल्सो कैप्चर्ड अ फ्यू टेरिटरीज इन मैसूर। मैसूर में उस वक्त गंगावड़ी डायनेस्टी हुआ करती थी, याद रखिएगा। फ्रॉम गंगास एंड फ्रॉम द चालुक्यास ऑफ कल्याणी। चालुक्यास ऑफ कल्याणी जो थे वो खुद को जो है वो सक्सेसर्स कहा जाता था चालुक्यास ऑफ बदामी के। ऑल्दो ही मेंटेन फ्रेंडली रिलेशनशिप्स विद चालुक्यास ऑफ विंगी। तो उस जमाने में ऑफ चालुक्या दक्कन के रीजन को जो है वेस्टी साइड चालुक्यास ऑफ कल्याणी ज़्यादातर गुलबर्गा एरिया में उनका कैपिटल हुआ करता था और आगे चालुक्यास ऑफ विंगी हुआ करते थे जो कि चित्तूर और राजमंड्री के एरिया में अपना कैपिटल रखते थे। तो चोला एम्पायर के रिलेशनशिप्स कैपिटल जो कि विंगी है चालुक्यास उनसे बहुत अच्छे हुआ करते थे और चालुक्यास ऑफ कल्याणी और गंगावाड़ी मैसूर के जो एरिया के थे उनके चंद टेरिटरीज को जो है वो राजा चोला द फर्स्ट ने ऑक्यूपाई किया हुआ था। A staunch follower of Shaivism, he is credited with building the great बृहदीश्वरा टेम्पल एट द चोला कैपिटल तंजावुर। तो तंजावुर को इन्होंने अपना कैपिटल बनाया, जिस तरीके से हमने देखा कि विजयालया ने तंजावुर में अपना कैपिटल बनाया पांड्यंस को हराकर। तो शैविज्म के बहुत बड़े फॉलोअर थे। हमने पिछले स्लाइड्स में भी हमने पिछले लेसन्स में भी बात किया हुआ था कि नायनार्स और अलवार्स हुआ करते थे, तो शैविज्म और वैष्णविज्म के बीच कॉन्स्टेंट टसल हुआ करता था। During his reign, the text of Tamil poets Appar, Sambandar and Sundarar were collected and edited into one compilation called Tirumurai. तो ये तीनों जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइट्स हैं तमिल के। तमिल लिटरेचर में बहुत ही उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है। तो राजा चोला द फर्स्ट के ज़माने में ही इन सभी के कामों को कंपाइल किया गया है। यानी कि बिल्डिंग्स भी जो थे, जैसे कि हमने बात किया कि बृहदीश्वरा टेम्पल जो कि बहुत ही फेमस है, आज भी एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है। तो बृहदीश्वरा टेम्पल जैसा एक मॉन्यूमेंट इन्होंने बनाया, आर्किटेक्चर को सपोर्ट किया और लिटरेचर को भी ये सपोर्ट करने वाले हैं। He initiated a massive project of land survey and assessment in 1000 AD, which led to the reorganization of the country into individual units known as Valnadus. तो हम जिस लोकल ऑटोनॉमी या फिर लोकल डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमी की बात करते हैं चोलास को लेकर, वो यहीं से स्टार्ट होती है, वलानाडुस यानी कि टेरिटोरियल डिविजन्स। हम राजेंद्र चोला के बारे में बात करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जब बात करेंगे तो हम इसके बारे में डिटेलली बात करेंगे। तो सर्वे किया गया था एक मैसिव प्रोजेक्ट, जिस तरीके से हम मेडिवल इंडिया में अकबर के ज़माने में बात करते हैं कि किस तरीके से राजा तोडरमाल ने जो है वो जब्त सिस्टम और मसबदारी सिस्टम को जिस तरीके से इन्होंने एक्सपेंड किया हुआ था, तो उसी तरीके से चोलास ने इसे मुगल से पहले ही किया हुआ था। तो वलनाडुस जो थे वो बेसिक यूनिट्स थे कंट्री के। राजेंद्र द फर्स्ट, तो आइए द ग्रेटेस्ट चोला रूलर के बारे में बात करते हैं। इनका टाइम फ्रेम 1014 से लेकर 1044 AD। ही सक्सीडेड हिज फादर राजा चोला द फर्स्ट टू द थ्रोन। तो ये बेटे थे राजा चोला द फर्स्ट के। Probably the greatest under whose reign the Chola territory extended the influence to the banks of river Ganga in the north and across the Indian Ocean to the west and southeast Asia। पहले स्लाइड में हमने देखा कि कितना जो था वो वेस्ट टेरिटोरियल एक्सटेंट था, साउथ ईस्ट एशिया के कई कंट्रीज पर इनका इन्फ्लुएंस था और ट्रेड रूट्स जो थे वो चाइना तक भी जाते थे। तो ये इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। ही इज ऑल्सो क्रेडिटेड विद मेकिंग चोला एम्पायर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैरीटाइम एम्पायर्स ऑफ इंडिया। तो जो माइटी एक्सपेडिशंस राजा चोला ने शुरू किए हुए थे उसे राजेंद्र द फर्स्ट कंप्लीट करते हैं और जेनिथ पर पहुंचाते हैं। He defeated Mahipala, the Pala king of Gauda in the present day Bengal and Bihar, one of the most significant events in his life, क्योंकि महिपाला को डिफीट करने के बाद ही इन्होंने एक टाइटल अज्यूम किया हुआ था। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो बंगाल और बिहार के एरिया में भी इन्होंने अपना दबदबा कायम किया हुआ था। टू कमेमोरेट हिज विक्ट्री ही अज्यूम्ड द टाइटल गंगईकोंडा चोला, यानी कि गंगा तक पहुंचने वाला चोला रूलर, एंड ऑल्सो बिल्ड अ न्यू कैपिटल सिटी कॉल्ड गंगईकोंडा चोलापुरम, जो कि तंजावुर के पास ही का एक एरिया है। तो इन्होंने इसे अपना कैपिटल बनाया हुआ था। तो इस तरीके से टेरिटोरियल एक्सटेंड और फिर जिस तरीके से इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप रखा हुआ था, ही बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ चोला एम्पायर। चोला एडमिनिस्ट्रेशन, तो आइए जानते हैं कि चोला का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से था। King was the most important person in the Chola administration and all authority rested in his hands। फ्यूडलिस्टिक लैंड सेट हुआ करता था, लेकिन ज़्यादातर किंग जो था वो इम्पीरियल था, तो पूरा पावर उसी से फ्लो होता था। They maintained a large army consisting of infantry, cavalry and elephants, which were called the three limbs of the army। तो वन ऑफ द वर्ल्ड क्लास मिलिट्री ये मेंटेन किया करते थे।
द चोलास पेड अटेंशन टू इरीगेशन एंड यूज रिवर सच एज कावेरी फॉर दिस पर्पस। इरीगेशन को भी इन्होंने बहुत ही प्रोमिनेंस दिया हुआ था। एक नया एग्रीकल्चरल पेजेंट्स का क्लास जो है वो एरप्ट होता है इन्हीं के ज़माने में, हम आगे इनके बारे में बात करेंगे। तो इरीगेशन फैसिलिटीज़ को भी इन्होंने बहुत ही प्रोमिनेंस दिया हुआ था। Raja the First conducted a survey during his lifetime in order to fix the government share of land revenue। हमने वलनाडुस के बारे में बात की है, तो दरअसल वो लैंड रेवेन्यू को फिक्स करने के लिए था कि किस तरीके से क्या क्या क्रॉप जो है वो उगाए जा रहे हैं और कितना जो है वो स्टेट को रेवेन्यू आना चाहिए। द चोला एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू 9 provinces called मंडलम्स, ईच अंडर अ गवर्नर कॉल्ड मंडला, मुदालिस हु आर पेड सैलरी इन द फॉर्म ऑफ लैंड। तो मंडलम्स जो है वो आज के ज़माने के स्टेट्स की तरह हम कह सकते हैं, जो कि एक गवर्नर चलाते थे जिन्हें मंडला मुदालिस कहा जाता था। ज़्यादातर मेरिट बेसिस पर होता था या फिर चोला के युवराजाओं को ही वहाँ पर भेजा जाता था। तो एक प्रोविंशियल डिवीजन बहुत ही अच्छा था चोला एडमिनिस्ट्रेशन का। द प्रोविंसेस वर इंडीड डिवाइडेड इंटू डिस्ट्रिक्ट्स कॉल्ड नाडुस हेडेड बाय ऑटोनमस असेंबली कॉल्ड नट्टार। तो देखिए ऑटोनमस असेंबली यानी कि डेमोक्रेसी के स्टार्टिंग या फिर एक रिपब्लिक काइंड ऑफ थिंग जो है चोलास यहाँ पर रखते हैं, जहाँ पर असेंबली की बात की जाती है जिसे नट्टार कहा जाता था। ज़्यादातर इस असेंबली के मेंबर्स जो थे वो मेरिट बेसिस पर रखे जाते थे, जो कि 3 साल उनका कार्यकाल हुआ करता था और बाद में उन्हें रिटायर होना पड़ता था। हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वन ऑफ द मोस्ट क्राउन ज्वेल अगर हम कह सकें चोला एडमिनिस्ट्रेशन का, तो वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है। तो आइए इस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं। प्रॉबली द ज्वेल इन द क्राउन ऑफ चोला एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल चोला एडमिनिस्ट्रेशन का ये ज्वेल क्राउन था। दरअसल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इसलिए बेहतर माना जाता था क्योंकि विलेजेस को जो है वो 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता था। पहला जो टाइप था उसे ऊर कहा जाता था, जिसमें विलेजेस कंसिस्टेड ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट कास्ट एंड एन असेंबली यूज्ड टू रन दिस टाइप ऑफ विलेजेस, यानी कि कॉमन विलेजेस जिन्हें ऊर कहा जाता था। अग्रहारास दरअसल ये लैंड ग्रांट्स हुआ करते थे। टाइप्स ऑफ विलेजेस विच वर सेटल्ड बाय ब्राह्मण्स इन विच मोस्ट ऑफ द लैंड वॉज रेंट फ्री विथ ग्रेटर ऑटोनॉमी। ज़्यादातर रेंट फ्री हुआ करता था, लेकिन रेवेन्यू ब्राह्मण्स वसूल करते थे और वहाँ के टेम्पल्स या फिर इनके जो जितने भी एक्सपेंडिचर होते थे वहाँ से वो वसूल करते थे, वहाँ से उन्हें रेवेन्यू मिलता था। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज दिस डिवीजन। और जो दोनों भी हुआ करते थे उन्हें ग्रेटर ऑटोनॉमी मिलती थी और एक असेंबली जो थी वो चलती थी। तो आइए इस असेंबलीज के बारे में जानते हैं। The assembly of this Agrahara type of village was a gathering of adult men in Brahmana villages called सभा और महासभा। तो एक सभा हुआ करती थी जहाँ पर अडल्ट मेल्स जो कि ज़्यादातर टैक्स पेयर्स हुआ करते थे या फिर प्रॉपर्टीज जिनके पास ज़्यादा हुआ करती थी, जो कि पावरफुल लैंडलॉर्ड्स की तरह हुआ करते थे, तो उनकी एक सभा हुआ करती थी जो कि ज़्यादातर अथॉरिटी डिसाइड करते थे या फिर ज़्यादातर अपनी ऑटोनॉमी और अथॉरिटी दिखाया करते थे इन अग्रहारा टाइप ऑफ विलेजेस पर। इवन द सेम वॉज द केस विद द उर। Merit and retirement system was applied for electing the officer and specific committees for helping in assessments and collection of land revenue for maintenance of law and order justice existed. तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अंडर चोलास इज़ कंसिडर्ड टू बी मास्टरपीस, क्योंकि वहाँ पर एक असेंबली की बात की जाती है, एक डेमोक्रेटिक या फिर एक रिपब्लिक सिस्टम की बात की जाती है, रिप्रेजेंटेटिव्स की तरह लोगों को वहाँ पर बिठाया जाता है, कंसेंसस मिलाए जाते हैं और ये जो है ज़्यादातर मेरिट बेसिस पर होता है। जो ग्राम सभा के बड़े हुआ करते थे, जो ऑफिसर हेड किया करते थे, वो मेरिट के बेसिस पर आते थे और रिटायरमेंट भी उन्हें कंपलसरी रखा जाता था। तो इस तरीके से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में चोला जो थे वो एक मास्टर्स का कहलाए जाते थे। सोसाइटी एंड रिलीजन, आइए जानते हैं कि चोला सोसाइटी किस तरीके से थी और रिलीजन कौन सा था। ड्यूरिंग द चोला पीरियड सेवरल गिल्ड्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ चोला सोसाइटी, communities and castes emerged where merchants organized themselves into various guilds, यानी कि आज के ज़माने के फेडरेशंस अगर हम कह सकें, ऑर्गेनाइजेशंस कह सकें या फिर नॉन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की तरह भी कह सकें, तो ज़्यादातर ट्रेडर्स जो थे वो खुद को गिल्ड्स में बनाया करते थे। एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ग्रुप की तरह रहते थे जो लॉबी किया करते थे रूलर से। द फार्मर्स वेल्लेलार कम्युनिटी, जो कि तमिल में उन्हें फार्मर्स को वेल्लेलार कम्युनिटी कहा जाता था, ऑक्यूपाइड वन ऑफ द हाईएस्ट पोजीशंस इन द सोसाइटी एंड वर इकोनॉमिकली अ पावरफुल ग्रुप। तो एक नया ग्रुप इन्होंने बनाया हुआ था। तो पेजेंट्स को जो है बहुत ही इज्जत दी जाती थी, बहुत ही पावरफुल माना जाता था चोला के ज़माने में। द काइकोलार कम्युनिटी वर वीवर्स एंड मर्चेंट्स बट दे ऑल्सो मेंटेन्ड आर्मीज। तो वीवर्स और मर्चेंट्स की भी कम्युनिटी एरप्ट होने लगी जो काइकोलार कहा जाता था। तो वो भी छोटी छोटी आर्मियाँ मेंटेन करती थी, फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स की तरह वो बिहेव करते थे।
The Cholas were followers of Hinduism. They were not swayed by the rise of Buddhism and Jainism as were the kings of Pallavas and Pandyas. तो प्रिंसिपल तीन जो डायनेस्टीज साउथ में हुआ करती थी, पल्लवा, पांड्या और चोला, तीनों में भी शैविज्म और वैष्णविज्म को लेकर बहुत ही टसल हुआ करता था। कई बार जो राजा महाराजा खुद थे वो साइड्स लिया करते थे शैविज्म और वैष्णविज्म के बीच। तो हिंदुइज्म ज़्यादातर फ्लरिश किया करता था, बुद्धिज़्म और जैनिज्म को बहुत ही कम जो है स्पेस दिया जाता था, रॉयल पैट्रोनेज भी बहुत कम दी जाती थी। शैविज्म डोमिनेटेड द सीन बट फ्लक्चुएशंस एग्जिस्टेड एज फ्यू अदर चोला रूलर्स सच एज प्रांतका द सेकंड वाज डिवोटी ऑफ विष्णु। जैसा कि हमने देखा कि फ्लक्चुएशंस हुआ करते थे शैविज्म और वैष्णविज्म, नायनार्स और अलवार्स के बीच। During the period of later Cholas, there are alleged to have been instances of intolerance towards Vaishnavites. तो 11th और 12th सेंचुरी जो है, अगर मैं एग्जांपल दे सकूं तो रामानुजा जो कि विशिष्ट अद्वैता देने वाले थे, डॉक्ट्रिन को देने वाले थे, तो उन पर भी बहुत ही जुल्म ढाए गए थे इन लेटर चोलास के पीरियड में। यहाँ पर फार्मर्स के बारे में जब हमने बात किया तो दरअसल चोलास जो थे वो इन फार्मर कम्युनिटीज से आर्मी भी रिक्रूट करते थे, यानी कि सोल्जर्स को इस कम्युनिटी से भी रिक्रूट करते थे। तो वन ऑफ द रीजन वाई दे वर वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड, क्योंकि ना कि बस वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग भी थे बल्कि वो मिलिट्री का एक हिस्सा भी बनते थे। तो दिस वॉज समथिंग अबाउट सोसाइटी एंड रिलीजन ऑफ चोलास। चोला आर्किटेक्चर कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट। आइए चोला आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं। Dravidian features initiated by the Pallavas acquired the classical forms and features under Cholas। हमने पल्लवास आर्किटेक्चर के बारे में भी जब एंशिएंट में बात किया तो कहा कि किस तरीके से ड्रविडियन स्टाइल बहुत ही अच्छी तरीके से फ्लरिश किया कर रहा था। तो चोलास ने इस ड्रविडियन फीचर्स को जो है और इंट्रिकेट और बहुत ही जो एक डेलिकेट फॉर्म जो होता है इस तरीके से उन्होंने उसे डेवलप किया। In the beginning, Gopuram features were subdued and Vimana feature dominated, but in later stages, Gopuram overshadowed the Vimanas। तो ये विमाना जो है, दरअसल ये जो शिखर मेन गर्भगृह के ऊपर होता है इसे विमाना कहा जाता है, और ये जो विमाना के आगे हुआ करता है इसे गोपुरम कहा जाता है। तो ये दोनों जो थे वो बहुत ही प्रोमिनेंट थे चोला आर्किटेक्चर का। तो चोला आर्किटेक्चर के स्टार्टिंग में विमाना जो है वो बहुत ही प्रोमिनेंस दिया जाता था, यानी कि वर्क जो है वो विमाना पर ज़्यादा किया जाता था रादर देन गोपुरस। लेकिन आखिरी के ज़माने में गोपुरम जो है वो प्रोमिनेंस हासिल करते हैं व्हेन कंपेयर्ड टू विमानास। शैविज्म फ्लरिश्ड एंड द बेस्ट अमॉन्ग देम वाज बृहदीश्वरा टेम्पल एट तंजावुर। ये दरअसल बृहदीश्वरा टेम्पल है तंजावुर की, एंड इट इज़ द टॉलेस्ट ऑफ ऑल टेम्पल्स इन इंडिया इन मेडिवल पीरियड। तो मेडिवल पीरियड का सबसे टॉलेस्ट टेम्पल भी इसे माना जाता है। Various public works as cities, road, irrigation works and artificial tanks were constructed. Rajendra Chola the first constructed a city, a water tank and a temple with the same name of Gangaikonda Cholapuram। तो गंगईकोंडा चोलापुरम जब राजेंद्र चोला ने पाला डायनेस्टी के महिपाला को डिफीट किया हुआ था तो गंगईकोंडा चोलापुरम का एस्टेब्लिशमेंट उन्होंने किया हुआ था। तो इवन टुडे इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट मास्टरपीस, क्योंकि वहाँ पर इरीगेशंस थे, वाटर टैंक्स थे, टेम्पल फैसिलिटी भी बहुत ही अच्छी हुआ करती थी। लिटरेचर, तो आइए जानते हैं कि चोलास में लिटरेचर कितना फ्लरिश हुआ। Though Sanskrit was patronized by Chola Emperor, there was non-significant original works in Chola period. Most Sanskrit works were commentaries on older works। भले ही संस्कृत को रॉयल पैट्रोनेज मिला गया हो, लेकिन संस्कृत में ऐसे कोई पोएट्स या फिर लिटरेचर नहीं लिखा गया विच इज़ मोस्ट सिग्निफिकेंट। ज़्यादातर जो पिछले लिखे हुए थे उन्हें ट्रांसलेट किया जाता था या फिर उन्हीं पर कॉमेंट्रीज लिखे जाते थे संस्कृत में। The languages from Dravidian roots such as Tamil, Telugu, Kannada started drawing from Sanskrit and began evolving further। तो सबसे ज़्यादा अगर डेवलपमेंट किसी लैंग्वेजेस का हुआ है तो वो इन्हीं लैंग्वेजेस का हुआ है जो संस्कृत से हटने लग रहे थे, यानी कि एक यूनिक आइडेंटिटी मिल रही थी तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा को, ज़्यादातर तमिल। द इम्पीरियल चोला एरा वॉज गोल्डन एज ऑफ तमिल कल्चर मार्क्ड बाय द इंपॉर्टेंस ऑफ लिटरेचर। बिल्कुल तमिल जो था वो डोमिनेट कर रहा था। कंबन फ्लरिश्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ कुलोत्तुंगा चोला III। His Ramavataram, also referred as Kamba Ramayanam, is an epic of Tamil literature, and although the author states that he followed Valmiki's Ramayana, it is generally accepted that his work is not a simple translation or adaptation of Sanskrit epic। तो कंबन जो थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएट थे उस ज़माने के, जिन्होंने रामावतारम लिखा हुआ था। दरअसल वाल्मीकि के रामायण को जो है उन्होंने संस्कृत एपिक को जो है वो ट्रांसलेट किया हुआ था तमिल में, लेकिन कई लोगों को लगता है कि महज ट्रांसलेशन नहीं, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मास्टर पीसेस टू हैव अचीव्ड इन कन्नड़ा लिटरेचर। तो आर्किटेक्चर और लिटरेचर भी बहुत ही अच्छा फ्लरिश किया करता था चोला के ज़माने में। डिक्लाइन, तो आइए जानते हैं कि इन माइटीज चोलास का डिक्लाइन किस तरीके से हुआ। द चोलास अंडर राजा चोला III, यानी कि 1216 AD के आते आते, एंड लेटर हिज सक्सेसर राजेंद्र चोला III वर क्वाइट वीक एंड देयरफॉर एक्सपीरियंस्ड कंटिन्यूअस ट्रबल।
पहले जिन रूलर्स के बारे में हमने बात किया था वो राजा राजा चोला द फर्स्ट थे और राजेंद्र चोला द फर्स्ट थे, तो ये दूसरे हैं, तो ये बाद में आते हैं। तो देवर वीक एंड देयरफॉर कंटिन्यूस ट्रबल जो थे वो देखते थे, रेबेलियंस होता था। आसपास जो थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हुआ करते थे, जैसा कि होयसलास, पांड्यास भी हुआ करते थे, तो फ्यूडेटरी लैंडलॉर्ड से भी उन्हें बहुत ही प्रॉब्लम हुआ करती थी। By 12th century, the growing influence of Hoysala replaced the declining Chalukyas as a main player in Kannada country. तो होयसला डायनेस्टी जिसके बारे में हम आगे के चैप्टर में बात करेंगे, तो दे स्टार्टेड डोमिनेटिंग द सीन इन साउथ। देयर वाज स्ट्रगल बिटवीन होयसला, चोलास एंड पांड्यास, वेयर होयसला केप्ट स्विचिंग द साइड्स। तो होयसला जो थे वो चोलास और पांड्यास के बीच हमेशा साइड स्विच किया करते थे, यानी कि कभी चोलास के साथ तो कभी पांड्यास के साथ। वीक रूलर्स couldn't stand the onslaught and Jatavarman Sundararaman Pandyan defeated the last Chola ruler Rajendra Chola III. This war marks the end of Chola reign in Tamilakam and the Chola territories were completely absorbed by Pandyan. यानी कि एक ज़माने में जिस पांड्यन को हराकर चोला ने अपना दबदबा कायम किया, उसी पांड्यंस के जातावर्मन के हाथ में चोला का जो है पूरा हिस्ट्री ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जो राजेंद्र चोला थर्ड थे इनके बाद चोला डायनेस्टी फिर कभी देखने को नहीं मिलती, और पांड्यंस जो थे वो सिंगल साइडेडली साउथ को रूल करने की कोशिश करते हैं। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी चोला डायनेस्टी, उनसे रिलेटेड सोसाइटी, रिलीजन, आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।